Hello students, today we are starting the topic crossing over. We have discussed about the linkage, ठीक है ना, और लिंकेज का जस्ट अपोजिट एक इवेंट है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, कैसे होता है और इसके क्या पर्टिकुलर फायदे हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट्स और जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जीन एक्सचेंज है या क्रोमोसोमल पार्ट्स का क्या है, एक्सचेंज है। ठीक है ना, यानी कि क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं उनके कुछ हिस्से होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? ऐसे क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है, सिमिलर हैं। मल्टीपल टाइम मैं बता चुका हूं कि आपने क्रोमोसोम्स का एक सेट जो है वो आपके फादर से आया है और एक सेट आपकी मदर से आया है। तो फादर से जो फर्स्ट क्रोमोसोम है और मदर से जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो दोनों आपस में होमोलोगस हैं। क्यों? क्योंकि उन क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम फंक्शन करने वाले जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है, सिमिलर, उनको अपन क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विल हैपन इन मियोसिस। सेल डिवीजन का एक टाइप है मियोसिस, और वो मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में ये होगा, और मियोसिस फर्स्ट के भी कौन से पार्ट में, प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में कंप्लीट में वैसे इसके अलग अलग सब फेज होते हैं, लेप्टोटीन, ठीक है ना, जाइगोटीन, उसके बाद में पैकाइटिन, फिर डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो मोस्टली पैकाइटिन जो फेज है उसके अंदर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ, ये आप जरूर ध्यान में रखें कि एक्सेप्शनली पोंटिकार्वो जो थे, उन्होंने जो ड्यूटेरोमाइसिट्स हैं उनके अंदर माइटोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है ना, जो फंजाई इम्परफेक्टाई जिनको अपन बोलते हैं, तो उनमें पैरासेक्सुअल साइकिल पाई जाती है। तो उसमें माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। अदरवाइज क्रॉसिंग ओवर जो है वो करेक्टरिस्टिक है किस चीज़ का, कि मियोसिस फर्स्ट में होगा, प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, थर्ड चीज, ऐसा होने से क्या होगा बेटा, मियोसिस के कारण रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो अपन ने देखे भी हैं कि जैसे जीन्स का एक कॉम्बिनेशन था, ए और बी साथ आ रहे थे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने के कारण क्या देखने को मिला था, अपने को याद हो तो आपको, ए के साथ कौन सा जीन जा रहा था, स्मॉल बी, और स्मॉल ए के साथ कौन सा जा रहा था, कैपिटल बी। पहले का कॉम्बिनेशन क्या था, ए बी, तो न्यू कॉम्बिनेशन बना या नहीं बना? ठीक है, तो न्यू कॉम्बिनेंट्स बनते हैं, और इसका फायदा क्या होता है, फिर जो प्रोजेनी पैदा होती है वो एक नए प्रकार के जेनेटिक कॉम्बिनेशन के साथ बनती है, और इसीलिए हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाते हैं किसकी, अपने पेरेंट्स की। समहाउ हम कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी में या लेवल में क्या करते हैं, डिफरेंसेस शो करते हैं। ठीक है, फोर्थ वन, जिन पर्टिकुलर क्रोमेटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है, और जिनके बीच में नहीं होता है उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अब इस बात को समझना जरूरी है, मतलब क्या है इसका। देखिए, ये किसी सेल में क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये सेल जो है ये गुजर रही है किससे, मियोसिस से। तो सबसे पहले तो बेटा क्या होगा, इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनका डीएनए डुप्लीकेट होता है। ठीक है, अब ये दोनों क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर देखिए ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये और ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर। तो इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। सिस्टर क्रोमेटिड इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
सिस्टर कौन से हैं, ये और ये और ये, और ये क्या है, नॉन सिस्टर। ठीक, तो इट टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये उतार लीजिए आप। ठीक है, ये एक अपन ने बेसिक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड अपन ने डिस्कस की है। अब देखिए नेक्स्ट, फिर इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्रोसेस बताइए, प्रोसेस क्या है किसकी, क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस या इस प्रक्रिया के दौरान मोस्टली 4 स्टेप्स होते हैं, यानी कि 4 स्टेप में क्रॉसिंग ओवर पूरा होता है सिंपली। और वो 4 स्टेप क्या हैं, स्टेप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द प्रोसेस। नंबर 1, सबसे पहली घटना बेटा सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस को अपन क्या कह सकते हैं, सिंपली डिफाइन करें अपन तो दिस इज द फ्यूजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स। होमोलोगस क्रोमोजोम्स का फ्यूजन है ये, यानी कि सेल के अंदर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और इसमें ये क्रोमोजोम्स पड़े हैं। तो वो क्रोमोजोम जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर हैं वो क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। जैसे ये दोनों होमोलोगस हैं और ये दोनों होमोलोगस हैं, तो ये पेयर बना लिया इन्होंने, इसने और इसने और इसने और इसने। तो फ्यूजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या कहलाता है, सिनेप्सिस। सबसे पहली घटना ये होगी, यानी कि जिन क्रोमोजोम्स के बीच में ये एक्सचेंज होना है वो दोनों आपस में पास पास आएंगे और जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है ना, दिस इज पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम, दूसरे शब्दों में अपन कहना चाहें तो। फिर इसके बाद में दूसरी जो घटना इसके अंदर होती है वो होती है बेटा टेट्रेड फॉर्मेशन। टेट्रेड फॉर्मेशन दैट्स मीन ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये बाइवेलेंट अवस्था में आएंगे। ठीक है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो दिस इज द टेट्रेड फॉर्मेशन। ठीक है ना, द नेक्स्ट वन इवेंट विल हैपन दिस, जिसके अंदर दे आर रेडी टू स्टार्ट द क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज। तो तीसरा जो पार्ट है वो भी क्या है, जीन एक्सचेंज। और जीन एक्सचेंज जो है उसके अंदर क्या होगा, ये होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स हैं इनके बीच व्हाट विल हैपन, ये देखिए एक्सचेंज ऑफ जीन्स विल स्टार्ट, और जहां पे एक्सचेंज हो जाएगा वहां पे क्या बनेंगे, काइज्मा। तो काइज्मा फॉर्मेशन, ठीक है, और एक्सचेंज की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, मैं इसको दूसरे क्रोमोजोम को मैं रेड कलर में दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये घटना जो है, ठीक है ना, और इसके बाद में इनका सेपरेट होना भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि जीन एक्सचेंज यानी कि कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि टर्मिनलाइजेशन भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो पैकाइटिन अवस्था के अंदर ये स्टार्ट होगा और जाते हुए डाइकाइनेसिस तक जाते जाते ये दोनों एक्सचेंज करके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी कि ये स्थिति हो जाएगी। यहाँ पे इस क्रोमोजोम का पार्ट आ गया है और दूसरी ओर ये, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द 11th क्लास, जो है ना उसमें अपन ने ये डिस्कस किया है। ठीक है, आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो मान लो कि यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट जो था उस पर कैपिटल बी था, तो कैपिटल बी इधर चला गया, और उधर स्मॉल बी था तो वो किधर आ गया, इस साइड में, आपस में एक्सचेंज हो गया जीन्स का। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद में क्या होगा बेटा, जब ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो फिर लास्ट एंड फाइनल जो इवेंट होगा, यानी कि जीन एक्सचेंज हो जाएगा, तो वो कहलाता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होगा, ये सेंट्रोमियर जो हैं इनके ऊपर स्पाइंडल फाइबर का प्रेशर पड़ने के कारण ये अलग हो जाएंगे। सेंट्रोमियर जो है उनका डिवीजन है ये देखिए, जिससे 4 डॉटर सेल्स बन सके। ठीक है ना, सब में एक एक चला जाएगा। तो अब ये जो हो रहा है ये क्या कहला रहा है, डिसजंक्शन, यानी कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स और देयर प्रेशर
क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएंगे जिससे बाइवेलेंट्स बन जाएंगे और ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। जिससे अब क्या होगा बेटा कि हर सेल के अंदर जो है क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अगर ये नहीं हो तो क्या कहलाती है वो घटना, वो कहलाती है नॉन डिसजंक्शन। अगर एनाफेज में ये घटना नहीं हो डिसजंक्शन वाली, तो फिर क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन उसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन कई बार नहीं हो पाती है उसके कारण। तो उसके बारे में भी आप समझ लें थोड़ा, क्योंकि वो अपने आप में जेनेटिक्स में कई प्रकार के डिसऑर्डर पैदा करने का कारण बनती है। ठीक है ना। क्या ये जैसे क्रोमोजोम है, तो अब देखिए स्पाइंडल फाइबर जो है वो क्या कर रहा है बेटा, इनको सेंट्रोमियर को डिवाइड करेगा, जिससे ये क्या होंगे, दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी। अब मैं मिटा करके यहाँ पे लिखूं तो ये देखिए एक क्रोमोजोम इधर आ गया, ये एक इस साइड में चला गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे चला गया। अब इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो 4 स्पोर या 4 गैमिट ये बन गए। ठीक है ना। लेकिन अगर ये डिसजंक्शन नहीं हो तो क्या होगा बेटा, देखिए मान लो स्पाइंडल फाइबर नहीं बना तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा। ये तो एक सेल के अंदर तो क्या नहीं जा रहा है, क्रोमोजोम जा नहीं रहा है, और एक सेल में प्लस हो गया तो एक में तो क्या स्थिति होगी, n+1, और एक में क्या होगी, n-1। अब n-1 मान लो कि 1 है, n की वैल्यू 1, तो एक में तो कितने हो गए, 2, और एक में कितने हो गए, 0। ठीक है ना। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स कई बार गैमेट फॉर्मेशन के समय ऐसा होता है। ठीक है ना। तो आपने टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, ठीक है ना, या डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का नाम सुना होगा। तो उनके अंदर क्या होता है, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। कारण क्या होगा, एन ए गैमेट जो है उसके अंदर एन अपना कितना बेटा, 23 की जगह पे कितने गैमेट, कितने क्रोमोजोम आएंगे, 24। और दूसरे गैमेट में मान लो वो हेल्दी बन रहा है तो उसमें कितने, 23। तो 23 और 24 कितने हो गए, 47। तो 46 क्रोमोजोम वाले की जगह 47 क्रोमोजोम वाला बनता है। जैसे 21वां क्रोमोजोम जो है उसका नॉन डिसजंक्शन होता है डाउन सिंड्रोम में, तो 47 संख्या आ जाती है। ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक क्रोमोजोम कम आता है, वहां पे 45 रहता है। कारण जब अगर ये बना है 1+ वाला, तो कोई गैमेट ऐसा भी बना है जिसके अंदर एक क्रोमोजोम की संख्या क्या है, कम, तो उसमें कितने हैं, 22। तो 23 और 22 वाला जब फ्यूज होंगे तो कितने बनेंगे, 45। वो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है ना। वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ये जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये बात समझ गए क्या कि स्पाइंडल फाइबर बन गए और सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया, तब तो क्या हो गया, एक एक क्रोमोजोम दोनों तरफ चले गए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो इधर के इधर ही रह गए, क्रोमोजोम का सेपरेशन नहीं हुआ। तो अपन ये कह सकते हैं नॉन सेग्रीगेशन या नॉन सेपरेशन ऑफ द क्रोमोजोम ड्यूरिंग द एनाफेज विद द, बिकॉज सेंट्रोमियर इज नॉट डिवाइडिंग। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दैट, वी विल कॉल दैट नॉन डिसजंक्शन। ठीक है। और नॉन डिसजंक्शन जो है वो किसका कारण बनेगा, एन्यूप्लॉइडी जो है उसका, यानी कि हाइपर और हाइपो, या अपन ये कह सकते हैं मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ये जो कुछ वर्ड्स हैं जिनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। जैसे टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है, यानी कि एक क्रोमोजोम की कमी। डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम ज्यादा होता है तो उसको ट्राइसोमी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए क्रॉसिंग ओवर को समझाने के लिए अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग थ्योरीज दी गई। तो थ्योरीज रिलेटेड टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है इसको समझाने के लिए अलग अलग समय पे थ्योरी दी गई। उनमें से सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो है बेटा कॉपी चॉइस थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द बेलिंग। बेलिंग जो थे उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले जो क्रोमोजोम है उसका स्पेसिफिक जो पार्ट है उसकी कॉपी बनती है। जिस पार्ट का एक्सचेंज होना है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, तो इनकी स्पेसिफिक पार्ट की क्या बनती है, कॉपी। और वो जो कॉपी है वो इनके बीच में फिर क्या होती है, एक्सचेंज होती है। स्पेसिफिक कॉपी बनेगी
और उस स्पेसिफिक कॉपी का इनके बीच में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, जिसको क्या कहते हैं अपन, कॉपी चॉइस थ्योरी। फिर दूसरी जो थ्योरी थी वो स्ट्रेच की थी, स्ट्रेच थ्योरी। स्ट्रेच का मतलब तनाव या खिंचाव। ये डार्लिंगटन ने दी थी, डार्लिंगटन जो थे उन्होंने ही 4 स्टेप्स के बारे में बताया था। क्रॉसिंग ओवर में 4 स्टेप जो अभी अपन डिस्कस करके आए ना, उनके बारे में उन्होंने बताया था। कौन कौन से, सिनेप्सिस याद है ना, टेट्राइड फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद में जीन एक्सचेंज एंड डिसजंक्शन, ठीक है ना। तो वो उन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि जो क्रोमोजोम आपस में जीन एक्सचेंज करते हैं या होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं, वो आपस में क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कोइल्ड हो जाते हैं यूं, ठीक है ना। और कोइल्ड होने के बाद में अपोजिट मैनर में कुछ पार्ट्स का आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज, और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोइलिंग होगी तो स्ट्रेच पैदा होगा, स्ट्रेच पैदा होगा तो ये कुछ जगहों पे टूटेंगे, जहां से टूटेंगे वहां पे अपोजिट मैनर में, अपोजिट मैनर का मतलब क्या है, एक दूसरे के हिस्से को रिजॉइन कर लेंगे, तो उसको अपन क्या कहते हैं, जैसे यूं, ठीक है ना, ये कोइलिंग, और ये स्ट्रेच तनाव पैदा हुआ तो उससे क्या होगा, टूटेंगे, टूटने के बाद में अपोजिट मैनर में रिजॉइन कर लेंगे, तो तब क्या होगा, जीन एक्सचेंज होगा। इन्होंने ये बताया। फिर तीसरी जो थ्योरी थी वो ब्रेकेज थ्योरी थी। थर्ड थ्योरी जो थी वो ब्रेकेज थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय द मिलर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन पर्टिकुलर क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम्स के जो क्रोमेटिड्स आपस में एक्सचेंज करने वाले हैं, उनका पहले ब्रेक होता है, यानी कि वो टूट करके अलग होते हैं, और फिर उसके बाद में अपोजिट मैनर के अंदर ही एक दूसरे से की जगह पे जाकर के जुड़ जाते हैं। पहले ब्रेक होगा, फिर उसके बाद में ये एक दूसरे से जाकर के जुड़ते हैं। एंड फाइनली सर्ब्रोवेस्की की थ्योरी आई, जिसको कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी कहा जाता है। फोर्थ थ्योरी जो थी, कॉन्टैक्ट फर्स्ट देन ब्रेकेज, ठीक है ना, थ्योरी। सर्ब्रोवेस्की के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में उनके बीच में क्या होता है, जीन एक्सचेंज होता है, यानी कि क्रोमोजोमल पार्ट्स को वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी, सर्ब्रोवेस्की ने। इज दिस क्लियर? तो इसको समझाने के लिए, क्रॉसिंग ओवर को समझाने के लिए ये अलग अलग थ्योरी आई, और फिर उसके बाद में अपने को यही क्लियर हुआ जो अपन पढ़ करके आते हैं मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, कि लैप्टोटीन अवस्था में दोनों क्रोमोजोम एक दूसरे के पास आते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम्स का पेयर बनता है। जाइगोटीन अवस्था के अंदर क्रोमोजोम्स जो हैं वो टेट्राइड कंडीशन के अंदर आते हैं, और फिर पैकाइटिन अवस्था के अंदर काइज्मा फॉर्मेशन होता है, जीन्स का एक्सचेंज स्टार्ट होता है। डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के अंदर एक एक करके ये जीन एक्सचेंज करते जाते हैं, और डाइकाइनेसिस तक आते आते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसको अपन ने क्या कहा था, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जिसमें कॉन्टैक्ट पहले हुआ और फिर जीन एक्सचेंज क्या होता है, स्टार्ट होता है। जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट होगा वहाँ से एक्सचेंज करना शुरू करेंगे, जहाँ हो जाएगा वहाँ पे काइज्मा की फॉर्मेशन हो जाती है, वो पॉइंट जहाँ पे जीन एक्सचेंज हुआ है, ठीक है ना। वो काइज्मा आगे बढ़ता जाएगा, काइज्मा का आगे बढ़ते जाना क्या कहलाता है, ये देखिए यूं, आप यूं कह सकते हैं ये हुआ, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ पे जीन एक्सचेंज हो गया। अब ये जगह क्या कहलाएगी, काइज्मा। अब ये आगे खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, काइज्मा यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है, ये लो, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान में हो तो वो बताई थी मैंने आपको, क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज। तो किसी भी पर्टिकुलर संतान में आपके पास कोई भी पेरेंट्स हैं ए और बी पेरेंट्स हैं, और उनसे मान लो 100 संतान पैदा हुई हैं, ठीक है। वो 100 संतान जो हैं, आपने कोई 2 कैरेक्टर लिए थे, एक तो लंबाई लिया था और एक स्किन कलर लिया था। तो ये 6 फीट लंबा है, मैं ऐसे ही क्रॉस बता रहा हूँ आपको, वैसे ऐसा क्रॉस आप कर चुके हो, जैसे याद है ना YYRR, ठीक है ना, यानी कि बीज का रंग और बीज की आकृति शेप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ
और कैसा 6 फीट है एंड वाइट है, और ये कैसा है 4 फीट है और ब्लैक है। ठीक है, अब इन दोनों से ये इस कैरेक्टर वाले जो दोनों पेरेंट हैं उनसे 100 बच्चे पैदा हुए, उनमें से 40 बच्चे ऐसे हैं जो 6 फीट एंड वाइट हैं और 40 ऐसे हैं जो 4 फीट एंड ब्लैक हैं। लेकिन 10 ऐसे हैं जो 6 फीट हैं लेकिन ब्लैक हैं, और 10 ऐसे हैं जो 4 फीट हैं लेकिन वाइट हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी कहलाएगी बेटा? रिकॉम्बिनेंट्स। तो मान लो लेंथ के को कंट्रोल करता है जीन एक्स और कलर को करता है वाई, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो एक्स और वाई जीन जो हैं उनके बीच की दूरी और क्रॉसिंग ओवर हम दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम के ऊपर ये दोनों जीन जो है वो कहाँ स्थित हैं उसको तो क्रोमोजोम मैप कह देंगे, और इन दोनों जीन्स के बीच में कितने % क्रॉसिंग ओवर वो अपन निकाल सकते हैं। टोटल संतान कितने बेटा? 100। रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं? 20। तो 20/100 गुणा 100, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज आपको मैंने बताई थी क्या थी? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बटे टोटल प्रोजेनी इंटू 100। तो कितना आ गया बेटा? 20%। तो क्रोमोजोम के ऊपर एक्स और वाई जीन के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमॉर्गन यूनिट। ठीक है, और एक्स और वाई के बीच में कितना क्रॉसिंग ओवर है? 20%। ठीक है ना। ऐसे ही अपन तीसरा कैरेक्टर ले लें IQ का, इसकी 140 है और इसकी 80 है, तो उसके लिए जीन जेड हो गया। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा? वाई और जेड जीन के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे अपन ने एक अगला क्रॉस करवा लिया, क्या लेकर के? कलर और IQ को लेकर के 100 संतान पैदा हुई। ठीक है ना, उसमें से 45 संतान कैसी थी? वाइट थी और 140 वाली थी, और 45 संतान कैसी थी? ब्लैक थी, लेकिन IQ कितना था? 80 था। वाइट 140, और 5 कैसी थी? वाइट बट विथ 80 IQ, ब्लैक बट 140 IQ। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं? 10/100 गुणा 100। तो ये तो कौन सा जीन हो गया? एक्स, और ये कौन सा हो गया? वाई, और ये हो गया जेड। वाई और जेड के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमॉर्गन यूनिट। ऐसे हम अलग अलग जो जीन्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के आधार पे, क्रॉस के रिजल्ट्स के आधार पे हम दूरी निकाल सकते हैं और क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स की स्थिति को दिखा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज दे दे। मान लो आपके पास 4 जीन के बारे में वो पूछ रहा आपसे कि P एंड S जीन के बीच की दूरी, ठीक है ना, वो आपको निकालनी है। क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज दे रहा है, वो कितनी दे रहा है? 20%। तो दूरी आप निकाल लोगे, कितनी होगी? 20 सेंटीमॉर्गन यूनिट। ठीक है। P एंड Q के बीच की दूरी वो दे रहा है 10%, क्रॉसिंग ओवर दे रहा है, तो दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमॉर्गन यूनिट। इज दिस क्लियर? फिर आपको दे रहा है Q एंड R के बीच की दूरी 20% क्रॉसिंग ओवर, तो 20 सेंटीमॉर्गन यूनिट। फिर आपको दे रहा है Q एंड R के बीच की दूरी, सॉरी Q एंड R के बीच की तो दे दी ना, S एंड R के बीच की दूरी 10% क्रॉसिंग ओवर, तो 10 सेंटीमॉर्गन यूनिट। ये आपको क्वेश्चन दिया। अब ये कह रहा है कि इन जीन्स का, कौन कौन से जीन हो गए देखो, P, Q, R और S, इनका क्रोमोजोम पे करेक्ट ऑर्डर क्या है पाए जाने का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप वो ले लीजिए जिनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, तो ये P और ये S, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमॉर्गन यूनिट। फिर P और Q, तो देखिए बेटा, अगर अपन देखें तो Q इधर भी हो सकता है और Q इधर भी हो सकता है। वी हैव टू रिमेंबर दिस, Q इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। लेकिन अब अपने को क्या देखना है? Q एंड R के बीच की दूरी, और फिर S और R के बीच की दूरी। तो S और R के बीच की दूरी जो है वो 10% दे रहा है, और Q और R के बीच की कितनी दे रहा है? 20। तो S और R ये लीजिए 10। अब Q किधर जा सकता है? इस साइड में भी जा सकता है और इस साइड में भी आ सकता है, लेकिन
हमें किसके बीच की दूरी देखनी है, P एंड S के बीच की कितनी हो गई 20 और ये कितनी हो गई 10, R और S के बीच की कितनी है 10 हो गई। अब देखिए Q एंड R के बीच की कितनी दे रहा है 20 और P एंड Q के बीच की कितनी दे रहा है 10। तो अगर अपन Q को इधर करते हैं 10, तो अब देखिए 10 तो ये हो गई और 10 ही ये हो गई, ये कौन सा हो गया R। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, देखिए Q एंड P के बीच की दूरी 10, दिस इज 10, Q एंड R के बीच की दूरी 20, तो देखो 10 तो ये और 10 ये, क्योंकि टोटल 20 थी ना, तो 10 तो ये होगी, तो ये कितनी होगी 20, किसके बीच की Q एंड R की। फिर देखिए S एंड R के बीच की 10, तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया Q P R S। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और भी मैं क्वेश्चंस लूंगा ये, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन में, समझ गए आप, ठीक है ना। क्या है, हमें जो दी गई दूरी है उसके आधार पे हमें अरेंजमेंट करना है। आप ये कह सकते थे सर Q को इधर भी तो ले जाएं अपन, तो Q को इधर ले जाएं अपन, मान लो, तो Q और R के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 20, तो 20 तो हो गई है, मान लो इधर ले जाए 10 के ऊपर ले गए अपन, लेकिन P और Q के बीच की 10 है, वो हो जाएगी क्या P और 30 हो जाएगी, वो 30 दी हुई होती तो यहां ले जाते अपन, ठीक है, ओके। तो इनको आप कीजिए और फिर हम नेक्स्ट 2 टॉपिक बचे हैं अपन नेक्स्ट एक तो पेडिग्री एनालिसिस लेंगे और एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।